नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में जीएसटी की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर 18 की बजाय अब 5% जीएसटी लगेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा सेना पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर देश भर में चौतरफा बवाल मचा हुआ है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर राहुल गांधी पर हमलावर है। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और कदम। P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से युक्त विध्वंसक युद्धपोत मोनमोगाओ को भारतीय नौसेना में किया जाएगा शामिल। और फीफा विश्व कप में मेसी या एम्बाप्पे किसके सर सजेगा ताज। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। दोनों टीमें तीसरी बार विश्व कप के चैंपियन बनने के इरादे से उतरेंगी मैदान पर तीसरे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। कल जीएसटी काउंसिल की प्रथम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। किसी भी वस्तु या सेवा पर दर में कोई वृद्धि नहीं की गई तो दालों की भूसी पर जीएसटी समाप्त करने का फैसला किया गया। साथ ही साथ पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर अब 18 के बजाय 5% जीएसटी भी लागू करने का फैसला हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ संपन्न हुई। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में किसी भी वस्तु या सेवा पर दर में कोई वृद्धि नहीं की गई। बैठक में छिलका सहित दालों की भूसी पर जीएसटी समाप्त करने का फैसला किया गया। पहले इस पर 5% जीएसटी लागू था। बैठक में फैसला किया गया कि पेट्रोल मिश्रण के लिए तेल शोधक कारखानों को आपूर्ति किए जाने वाले एथेनॉल पर अब 18% के बजाय 5% जीएसटी ही लागू होगा। In this council meeting, there has not been any tax increase on any item. Everything that has been done is to issue clarifications where ambiguity of interpretations prevailed. In this meeting, if there is one dominant feature, it is on very many such issues we have issued clarifications. No new taxation has been brought in, no new taxes at all. जीएसटी परिषद ने एक और प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी जिसके अनुसार छोटे अपंजीकृत विक्रेताओं को ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अब अपना माल बेचने की अनुमति होगी। जीएसटी परिषद की बैठक में एक और अहम निर्णय कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने का हुआ। साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दुगना करके 2 करोड़ रुपए करने का फैसला भी किया गया। 3 kinds of offences have been recommended to be decriminalized. They pertain to obstruction or preventing any officer in discharge of his duties, deliberate tampering of material evidence, failure to supply the information. Moreover, the threshold limit of tax amount for launching prosecution in any criminal offense defined under the GST laws. The limit has been increased from 1 crore to 2 crore for all offenses other than those involving fake invoices. जीएसटी परिषद की बैठक के लिए सूचीबद्ध अधिकतम बिंदुओं पर चर्चा हुई। हालांकि समय की कमी की वजह से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार नहीं हो सका। इनमें तंबाकू और गुटखा पर क्षमता आधारित कराधान निर्धारित करने और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव प्रमुख थे। Importantly, of the 7 agenda that we could not take up today, the GOMs are also part of those 7 which we couldn't take up. There were 2 GOM issues which had to be discussed. One relating to the capacity-based taxation on tobacco and gutkha, and the other relating to the setting up of a tribunal, GST tribunal. So both these have not been taken up. जीएसटी परिषद की बैठक में कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई जिनमें व्यापार को सुगम बनाने के उपाय और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के तौर तरीके सम्मिलित हैं। हालांकि मंत्री समूह की रिपोर्ट पर
व्यापक विचार का समय न मिल पाने के कारण ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी को लेकर चर्चा नहीं हो सकी। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। भारतीय सेना के सैनिकों की झड़प के बाद एलएसी पर तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन इस मामले पर देश की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारतीय सेना के शौर्य पर उठाए गए सवाल के बाद से सरकार और भाजपा राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है और रक्षा विशेषज्ञों ने भी राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऐसी आपत्तिजनक बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी चीन के संदर्भ में सेना और केंद्र सरकार पर सवाल उठा चुके हैं, जिसको लेकर न सिर्फ सरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, बल्कि भाजपा ने भी उनके मानसिक दिवालियापन पर उनको जमकर घेरा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी के बयान ने सेना के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बीते दिनों चीन के साथ तवांग में पीएलए सैनिकों के साथ एलएसी पर भारतीय सैनिकों की हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान एक बार फिर से सामने आया है और उन्होंने सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की तो संवेदनशील मसलों पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी दी। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। राहुल गांधी के सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करने पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला तो उनके नाना जवाहरलाल नेहरू के समय चीन द्वारा हड़पी गई हजारों किलोमीटर की जमीन को लेकर भी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए। भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कई बार चीन ने हमारी जमीन पर हमारे भूभाग किया, आपकी पार्टी के समय कब्जा किया। अरे मोदी के समय तो हमने बाहर जाकर डोकलाम में चीन को रोकने का काम भारत ने किया है। सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान पर भाजपा की ओर से चौतरफा हमलों के बाद कांग्रेस नेता भी बचाव की मुद्रा में नजर आए और चीन के साथ लगती एलएसी पर सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही। हम सतर्क हो चुके हैं, सचेत होना जरूरी है। राहुल गांधी जी अगर सचेत होने की बात सरकार को कहें तो इसमें क्यों बुरा लगते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पहले भी कई मौकों पर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या फिर पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक ही क्यों न हो, कांग्रेस नेताओं के बयानों से पहले भी बवाल मचता रहा है और अब ताजा मामले में कांग्रेसी नेताओं के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसको लेकर सरकार ने कांग्रेस की सोच को देश विरोधी बताया है। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, कांग्रेस का क्या बयान था, उनका क्या बयान था, सभी लोग जानते हैं। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। राहुल गांधी के भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करने और भारतीय जवानों को कमतर आंकने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं हो रही, बल्कि रक्षा मामलों के जानकार भी राहुल गांधी के इस बयान को सेना के मनोबल को तोड़ने वाला करार दे रहे हैं। The statement of Rahul Gandhi is very, very interesting. It appears that he is a Chinese agent in India.
He appears to be getting direct information from the Chinese government, and that is why he certainly says, or with certainty says, that China is preparing for a war, whereas the government of India, with all the resources at its disposal, is unaware of the same. It's laughable. राहुल गांधी और कांग्रेस नेता जहां अपने गैर जिम्मेदाराना बयान पर राजनीतिक रूप से घिरते जा रहे हैं, तो वहीं सेना के पूर्व अधिकारी और कई रक्षा विशेषज्ञ राहुल गांधी के सेना पर इस प्रकार के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला जहां भारतीय सीमा से जुड़ा एक संवेदनशील मसला है, लेकिन उस पर कांग्रेस द्वारा की जा रही राजनीति की वजह से कांग्रेस को लेकर देश में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। बढ़ते हैं समाचारों में आगे, बात करते हैं भारतीय नौसेना की। P-15B स्टील्थ गाइडेंट युद्धपोत विध्वंसक मोरमुगाओ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में होगा। कार्यक्रम के दौरान 4 विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसकों को सेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इसकी डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार की है और निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। इस पोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर तथा वजन 7,400 टन है। पोत में शक्तिशाली 4 गैस टरबाइन लगे हैं। पोत कुछ ही समय में 30 समुद्री मील तक की गति पकड़ सकता है। मोरमुगाओ उत्कृष्ट हथियारों और दूर संवेदी उपकरणों से लैस है, जैसे जमीन से जमीन पर और जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइलें। पोत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को देश में ही विकसित किया गया है और पोत में रॉकेट लॉन्चर, टॉरपीडो लॉन्चर, SAW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। पोत आणविक, जैविक और रासायनिक परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रदेश सरकार और सख्त हो गई है। उनके संबंधियों द्वारा कई विवादित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई चल रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। योगी सरकार का शिकंजा माफियों पर कसता जा रहा है। उसी के तहत मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें हर दिन बढ़ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश पर शनिवार को लखनऊ में मुख्तार अंसारी की मां और बहन की संपत्ति कुर्क की जा रही है। मां राबिया बेगम के नाम से एक प्लॉट 4.5 करोड़ के करीब है। दूसरा प्लॉट मुख्तार अंसारी के बहनोई एजाज जो अपनी पत्नी फहमिदा अंसारी के नाम से है। इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। मुख्तार की मां के नाम से एक प्लॉट है, दूसरा उनकी बहनोई है एजाज, उनकी पत्नी के नाम। कितनी कीमत होगी सर? 8 करोड़ कीमत है। ठीक है, 8 करोड़ की। अब तक माफिया मुख्तार के खिलाफ 59 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। पिछले 3 माह में ये तीसरी बार है कि मुख्तार को अलग अलग मामलों पर सजा सुनाई गई है। यूपी पुलिस ने अब तक मुख्तार की 289 करोड़ 93,49,000 रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जबकि 282 करोड़ 90,16,000 रुपए से ज्यादा अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है।
उत्तर प्रदेश से माफिया राज के शमन की दिशा में योगी सरकार के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रदेश की विभिन्न अदालतें मुख्तार को एक के बाद एक उनके गुनाहों की सजा सुना रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन समाचारों में स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं भारत महोत्सव की। लखनऊ के स्मृति उपवन में चलने वाले भारत महोत्सव में 28 राज्यों से आए हस्तशिल्पियों के उत्पाद और बच्चों के लिए तरह तरह के झूले लोगों का मन लुभा रहे हैं। महोत्सव में भारत सरकार के विभिन्न स्टॉलों को भी लगाया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के प्रोडक्ट भी बिक्री के लिए लगाए गए हैं। लकड़ी से बने सामान से लेकर हस्तशिल्पियों की कला महोत्सव में दिख रही है। महोत्सव के दौरान तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर 28 राज्यों की हस्तशिल्प आपको देखने को मिलेगी, और खास बात यह है कि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय जो है उसकी तरफ से 30 स्टॉलें हस्तशिल्प की भेजी गई हैं। इसके अलावा नाबार्ड से 15 स्टॉलें आई हुई हैं। उत्तर प्रदेश का टूरिज्म अपना विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के टूरिज्म के बारे में जानकारी दे रहा है। हॉर्टिकल्चर के तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ गुजरात की तरफ से भी 2 हस्तशिल्प की स्टॉल हमारे यहाँ आई हुई गवर्नमेंट की तरफ से, और हमने अपने स्तर पर मतलब संस्था आयोजन के स्तर पर, आयोजन समिति के स्तर पर करीब करीब हर राज्यों से हमने कोशिश की है कि जो वहाँ की फेमस चीजें हों वो लखनऊ वासियों को देखने को मिले। साथ ही साथ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए झूलों का आनंद लेने के लिए मतलब फूड एंड फन जोन भी पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थित है। हम लोग जो है पर्यावरण को देखते हुए जो है इस महोत्सव का जो है वो किया गया था। इसमें जो है निःशुल्क जो है पौधों का वितरण किया जाता है, और लोगों से हम लोगों का अनुरोध होता है जो है कि अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाएं, जो है पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे को 100 NMG यानी न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोच बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें से 40 NMG कोच यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर में तैयार किए जाएंगे और शेष कोच पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा तैयार किए जाएंगे। यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर के मुख्य कारखाना प्रबंधक रमेश मलिक ने बताया कि पूर्व में तैयार NMG कोचों की स्पीड कम थी और ऑटोमोबाइल लोड करने में भी असुविधा होती थी। नए NMG कोचों की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इन कोचों में 4 स्लाइडिंग डोर और कुछ विशेष फीचर्स शामिल किए गए हैं, जिनके द्वारा ऑटोमोबाइल को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी। साथ ही कम समय में ऑटोमोबाइल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ये सभी कोच RDSO के मॉड्यूल के अनुसार बनाए जाएंगे। में हम लोग सारे अरेंजमेंट अभी तैयार कर लिए हैं। हम पहला नंबर जो कोच हम लोग कन्वर्ट करके 12 दिसंबर को निकल दिया है, और आगे से हम लोग फिर लगातार जनवरी, फरवरी और मार्च महीना में ये हमारा जो लक्ष्य है 40 कोच बनाने का, ये टारगेट हम लोग पूरा कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास। संत कबीर नगर में हर घर जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन से ग्रामीण अंचलों को जोड़ने और 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है। जल जीवन मिशन फेज 2 के अंतर्गत 171 ग्राम सभाओं को आवंटित किया गया है, जिसमें 122 ग्राम सभाओं में कार्य प्रारंभ हो गया है। वहीं फेज 5 के अंतर्गत 853 ग्राम सभाएं चयनित की गई हैं। इन योजनाओं से यहां के लोग मस्तिष्क ज्वर से भी छुटकारा पाएंगे। अधिशासी अभियंता संजय कुमार ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि इन ग्रामीण अंचलों को जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य करें।
ग्राम सभा में जल जीवन मिशन से हर घर जो है जल टोटी से मिल रहा है और इस जल से जो है यह शुद्ध जल है, चूंकि बहुत गहराई से आ रहा है, इसलिए इससे जो है अब हमारे गांव में बीमारी जो है जल के द्वारा बिल्कुल मतलब खत्म हो चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों को नलकूप के द्वारा पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जो पानी शुद्ध है, बीमारी रहित है। इससे पीने से जो है बच्चों पर, बुजुर्गों पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर पानी बहुत अच्छा मिल रहा है, कोई बीमार नहीं पड़ता है, सब कुछ अच्छा है, योजना ठीक है। स्टेट लेवल से 171 ग्राम पंचायतें अलॉट की गई थी, तो अभी वर्तमान में इनके द्वारा जो है 171 की कुल डीपीआर जो है बना ली गई और जिसके सापेक्ष जो 122 परियोजनाओं पे काम शुरू कर दिया गया है। हाथरस में शहीद स्मृति स्थल पर 151 फुट की ऊंचाई पर 45 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन सफल बन रहा है और हाथरस नए हाथरस की ओर बढ़ रहा है। कानपुर देहात के थाना शिवली के अंतर्गत लालपुर सराय गांव में रहने वाले व्यापारी बलवंत की पुलिस बर्बरता के चलते मौत हो गई, जिसके बाद लगातार पीड़ित परिजनों से राजनीतिक लोग मुलाकात कर शोक व्यक्त कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि परिवार को 10 लाख का चेक दिया है, वहीं 4 लाख का चेक जिला प्रशासन की तरफ से पहले ही दिया जा चुका है। नाबालिग बच्चों को 23 साल तक 2,500 हजार रुपए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत प्रतिमाह दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार को दिलाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। पूरी घटना की मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन अब मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो पुलिस के लोग ही क्यों न हो। श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने विराजमान रामलला स्थल पर निर्मित हो रहे भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह सहित प्रथम तल के निर्माण को पूर्ण करने का समय अब अक्टूबर 2023 निर्धारित कर दिया है, ताकि जनवरी 2024 में सूर्य उत्तरायण होने पर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पूरे हो सकें। ये जानकारी निर्माण समिति की प्रथम दिन की बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल अब तक गर्भगृह के निर्माण ने 14 फुट ऊंचाई तक आकार ले लिया है और फर्श पर कालीन वर्क इस तरह किया जाएगा कि जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनने के साथ ही निर्माण क्षेत्र में एक उदाहरण बन जाए। महासचिव ने बताया कि सुग्रीव किला से राम मंदिर के मार्ग को जोड़ने वाले स्थल पर निःशुल्क यात्री सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें एक साथ 25,000 श्रद्धालु मौजूद पहला मंजिल 19 फीट है, उसके ऊपर बीम रखे जाएंगे तो वो 10 फीट से भी अधिक हो चुका है। हर काम को इस रूप में देखा जा रहा है कि ये कार्य किसी भी प्रकार अक्टूबर 2023 तक पूरा हो, ताकि हम प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय कर सके और दिसंबर के 15 दिन बाद मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे, तो काम उत्तरायण में ही होगा। जापान और भारत के मैत्री का प्रतीक काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जापान निर्मित द महाभारत फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। इसे देखने काशीवासी भी पहुंचे। वहाँ किस तरह से वहाँ की जनता के सामने वहाँ के कलाकार महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, मैं समझता हूँ कि उसका एक प्रेजेंटेशन यहाँ था। और निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि भाषा की थोड़ी परेशानी है, लेकिन बहुत आसानी से इतना बढ़िया प्रदर्शन वहाँ के कलाकारों ने किया है और इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि उनके कला के माध्यम से हमें पात्रों को पहचानने में कहीं कोई दुविधा नहीं हो रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
तो सब मिलाजुला कर ये संस्कृतियों का आदान प्रदान है, परंपराओं का आदान प्रदान है, तो ये एक अच्छी बात है। इससे दो देश करीब आ रहे हैं। Very interesting, of course, to work with artists from all over Asia. So we worked with artists from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Japan, and also Okinawa, which is a south island of Japan. So everybody came together in Tokyo last summer to make this film, the Mahabharata, for the theater stage, and we filmed with many cameras. So that was a very interesting experience to work with different artists. Everybody has different expressions, different interpretation of Mahabharata. For me, I had to study a lot, and I'm still learning. जो गंगा हमसे कहती है और जो हमारे प्रधानमंत्री का संदेश भी है जापानी मैत्री का। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, डीडी न्यूज़, वायरस। जनपद हापुड़ में गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। इसके तहत अभी तक 4 श्रेणियों में ही आयुष्मान कार्ड बन रहे थे, लेकिन अब 4 श्रेणियों के साथ साथ ट्रांसजेंडरों को भी इस योजना के लाभ में शामिल किया गया है। आयुष्मान योजना के जिला पेज की वेबसाइट और पोर्टल पर इसका विकल्प आ गया है। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडरों को ही मिलेगा। जल्द ही ट्रांसजेंडरों की संख्या के लिए भी सर्वे कराने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर आयुष्मान योजना के बारे में जनता को जागरूक कर रही है। के 2011 सेंसस की सूची में नाम थे या जिनके अंत्योदय कार्ड बने हुए हैं या बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन लोगों के सभी के कार्ड बनाए जा रहे हैं। और मेरी तरफ से सबसे अपील है कि इस समय जो अभियान चल रहा है इसमें पूरा सहयोग करते हुए जिनके कार्ड शेष है नहीं बन पाए हैं, सभी अपने कार्ड बनवा लें। इसमें 5 लाख तक का पूरे परिवार को पर ईयर फायदा मिलता है। कहीं पे भी जो भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, मेरठ में हो, कहीं भी हो, वहां पे जाके आप अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मुकाबला गत विजेता फ्रांस और 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। फ्रांस को जिताने का जिम्मा स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे और ओलिवर जिरूड जैसे खिलाड़ियों के कंधों पर होगा। वहीं अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी फाइनल मैच को जीतकर विश्व कप से खिताबी जीत के साथ विदाई लेना चाहेंगे। और अब एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में जीएसटी की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर 18 की बजाय अब 5% लगेगा जीएसटी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा सेना पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर देश भर में चौतरफा बवाल मचा हुआ है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर राहुल गांधी पर हमलावर है। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और कदम P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से युक्त विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव को भारतीय नौसेना में किया जाएगा शामिल। और फीफा विश्व कप में मेसी या एम्बाप्पे किसके सिर सजेगा ताज? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। दोनों टीमें तीसरी बार विश्व कप के चैंपियन बनने के इरादे से उतरेंगी मैदान पर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।